नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धामी सरकार अब कम अंतराल में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें करेगी। 3 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी सरकार उन सभी प्रस्तावों पर तेजी से काम करना चाहती है जो अवस्थापना कार्यों, औद्योगिक निवेश, खेती, बागवानी और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हैं। इनमें से कई प्रस्तावों पर लंबे अंतराल में कैबिनेट बैठक होने से निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इस व्यवहारिक दिक्कत को देखते हुए सीएम धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली को प्रस्तावों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैबिनेट की बैठक एक निश्चित समय अवधि में कराने के निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर हरियाणा प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और प्रदेश में शांति व उन्नति की कामना की। इस दौरान मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि बाबा केदार का आशीर्वाद संपूर्ण राष्ट्र को मिल रहा है और उन्होंने प्रार्थना की कि हरियाणा की जनता सदा खुशहाल और सुरक्षित रहे। उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित कुछ खेल परिसरों, स्टेडियम के नाम बदलने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, ना ही नाम बदलकर दबाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्टेडियमों के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भाजपा की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का विरोध करती है और मांग करते हैं कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाए और नामों को यथावत रहने दिया जाए। मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया जो हमारी हॉकी की टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका। प्रदेश सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में खेल अवस्थापनाओं को एकीकृत करके उनका नामकरण किया है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जनता में भ्रम की स्थिति है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पहले से जिस खेल अवस्थापना का जो नाम प्रचलित है उसे नहीं बदला जाएगा। चाहे वो देहरादून में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो, अथवा हमारे गोलापार में हो, हमारे ऐसे जितने जहाँ पर हमारे स्टेडियम्स हैं, चाहे हमारे यदि मैं विषय लेती हूँ कि अपने देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है, जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, और इसके अलावा हमारी अन्य अवस्थापनाएं जहाँ पर विकसित हो, तो उस पूरे परिसर को जो है हम लोगों ने उनके अपने नाम सहित पूरे परिसर का नाम एक सिंगल नाम दिया है, जिसे हमने रजत जयंती खेल परिसर के नाम से हम लोग पूरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो गोलापार हल्द्वानी का जो हमारा स्टेडियम है, जहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल भी है, जहाँ हमारा मल्टीपर्पज हॉल भी है, उनके अपने अपने नाम यथावत हैं, लेकिन उस पूरे प्रीमाइसेस को हम लोगों ने मानस खंड खेल परिसर का नाम दिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी मौजूद रही। डॉक्टर रावत ने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में जनपद के पहले आधुनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया, जिसमें 1 लाख पुस्तकों के संग्रह की क्षमता है। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 42 टॉपर्स को
प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही यह भी बताया कि 27 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में राज्य के सभी टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। पहले तो मैं सभी टॉपर बच्चों का जो रुद्रप्रयाग जिले में लगभग 40 से ज़्यादा बच्चे जो टॉपर आ रहे हैं आज उनको हमने सम्मानित किया शिक्षा विभाग की ओर से, और मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। वहाँ के टीचर्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके अभिभावकों को कि काफ़ी बच्चे इस बार हमारे टॉपर लिस्ट में आए हैं और 27 तारीख को पूरे प्रदेश के टॉपर बच्चों को मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग सबको सम्मानित कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस बार हमने बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं। जो टॉपर बच्चे उनको भारत दर्शन के लिए भेज रहे हैं, हर स्कूल में फर्नीचर दे रहे हैं, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। हमारे जो पीएम श्री स्कूल हैं उन स्कूलों को हम 2-2 करोड़ रुपये दे रहे हैं ताकि वो बहुत अच्छी स्कूलें हो जाएँ। और मैं आशा व्यक्त कर रहा हूँ कि पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव से कोई फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान ही है। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 1962 से 1967 तक कांग्रेस का राज रहा, तब एक देश एक चुनाव हुए हैं, उस समय क्या नुकसान हुआ कांग्रेस को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो अपनी विधानसभाएं सत्ता समय समय पर भंग की है, उसी की वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का एक साथ भला होगा। कांग्रेस को वो कारण जनता को बताने चाहिए जिसके कारण वो विरोध कर रही है, क्योंकि जनता भी और हर राजनीतिक दल ये जानता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का फायदा है। चुनाव में होने वाला खर्च, हर समय लगी रहने वाली आचार संहिता, विकास कार्यों में बाधा, इससे ये सब दूर होंगी। और जो कांग्रेस आज विरोध कर रही है, केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है, वो इस बात का जवाब दे कि 1952 से लेकर 1967 तक उन्हीं के कार्यकाल में एक देश एक चुनाव रहा है। केवल उनकी सत्ता लोलुपता के कारण उन्होंने जब विपक्ष की विधानसभाएं भंग की, 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन देश के अंदर लगाया, उसके कारण ये सारा समीकरण बिगड़ा है। वो ठीक होने का समय आ रहा है, तो उनको लगता है, मुझे देखिए, एक देश एक चुनाव का ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तकनीकी रूप से इसमें कई पेचीदगियां हैं, क्योंकि आजादी के बाद कई वर्षों तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं, लेकिन कई कारणों से कई राज्य सरकारें गिर गई। उसके बाद जो है इसमें पेचीदगियां आई हैं। कई कारणों से अगर केंद्र सरकार गिर जाए, फिर कैसे 5 साल तक जो है आप चुनाव नहीं करवा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी हमारे देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत जो है चुनाव की व्यवस्था है। जब 3 फॉर्मेट में चुनाव होते हैं, तीनों के मुद्दे अलग होते हैं, उनका सिस्टम अलग होता है, फिर एक देश एक चुनाव जो है कैसे लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो पाएगा। जो जेपीसी की कमेटी उत्तराखंड दौरे पे है, कांग्रेस पार्टी ने अपने सुझाव जो है उस कमेटी के समक्ष रखे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की जो कठिनाइयां हैं, जो पेचीदगियां हैं, वो कैसे सुलझेंगी, उसका जवाब देश को मिलना चाहिए। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो 3 स्तर के चुनाव हैं, उनकी एक ही बोर्ड मतदाता सूची बने, जिससे जो है मतदाताओं को होने वाली परेशानी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गलजवाड़ी क्षेत्र में 92.16 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनने वाला यह भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के सहयोग से बनाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल सके। लेकिन जब से मुझे वार्ड मिला है, मैं लगातार सैनिकों के हितों में हम काम कर रहे हैं। आज एक भव्य सैन्य धाम
कि वहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को समर्पित होगा। अपने मैंने बनकर गुनियाल गांव में तैयार होने वाला है, लगभग 92 करोड़ की लागत से। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व गढ़ी कैंट, जहां पर भी पूर्व सैनिक भारी संख्या में रहते हैं, और वहां के लोगों को ब्याह शादी के लिए मेरे पास लोग आते थे, साहब गढ़ी कैंट वाला 2.5 लाख रुपए मांग रहा है, 3 लाख रुपए मांग रहा है। एक 12 करोड़ 51 लाख की लागत से हमने बहुत बड़ा। नैनीताल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा मंडल की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क से शुरू होकर यह यात्रा तल्लीताल गांधी मूर्ति पर समाप्त हुई। भारत माता की जय के नारों के बीच स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विधायक सरिता आर्य ने इसे भारत की संप्रभुता और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे वीर जवानों के साहस और समर्पण की मिसाल है। यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। वहीं जून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पदक विजेताओं को यह धनराशि दी जाएगी। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया था। इस दौरान 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए मेडल जीते थे। जी, कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है। और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहां वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं। ऋषिकेश में खेल और शिक्षा जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 मेधावियों को सम्मानित होने का मौका मिला है। यह सम्मान सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी ने दिया है। बता दें कि नेहरू ग्राम विस्थापित कॉलोनी में सूर्य ग्रहण वेलफेयर सोसाइटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय और सोसाइटी के संस्थापक दिवाकर भानु प्रताप ने किया। कार्यक्रम में हाई स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 मेधावियों को हौसला अफजाई के लिए 1,000 रुपए का चेक पुरस्कार के रूप में दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की गई कार्यवाही और वीर सैनिकों को नमन करते हुए आज तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन टिहरी बस स्टैंड से शुरू किया गया, जो घंटाघर होते हुए मॉल रोड से गांधी चौक तक पहुंची, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर यात्रा में शामिल लोग भारत माता की जय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और स्लोगन लिखे बोर्ड लेकर चल रहे थे। इस दौरान तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा भारत माता की जय और भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता और पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। देखिए सरकार, भारत की तीनों सेनाओं ने, नौसेना, थल सेना और जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मात्र 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, उसकी 20 चौकियां तबाह कर दी। जहां मात्र भारत के 5 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए।
100 आतंकवादियों को मारा गया और 2 दिन अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान टूटने की कगार पर था। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है उनको आज पूरा मसूरी यहाँ मॉल रोड पर निकला है अपने जवानों को, अपनी सेना को ये एक मैसेज देने के लिए कि हम हर पल आपके और आपके परिवारों के साथ खड़े हैं। आप जो बलिदान, जो त्याग हमारे लिए करते हैं उसके लिए हम सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे और ऐसे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी हम पर उतना ही गर्व हो जितना हमें आप पर गर्व हो। ये संदेश देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज मसूरी पूरा सड़कों पे उमड़ा है। भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से साहस? देखिए, भारतीय सेना की वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। भारतीय सेना ही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया, उनके एयर बेसिस को तबाह किया। भारतीय सेना को मैं नमन करती हूँ और मैं हर एक उस सैन्य परिवार को भी नमन करती हूँ जो अपने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में कांग्रेस को 1 जून को भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमाऊं मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिसमें आगामी 1 जून को हजारों की संख्या में जय हिंद यात्रा निकालकर सेना को धन्यवाद और केंद्र की मोदी सरकार का जनता के बीच में पर्दाफाश करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आखिर भारत ट्रंप का गुलाम है, जो शीज फायर ट्रंप के कहने से होगा करेगा, इसलिए जनता को यह पता लगना चाहिए। देखिए, 1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके जो उद्गार है, उनके भाव हैं, उनसे भी हम कुछ सीखना चाहते हैं। और इसमें सियासत नहीं है, ये राजनीति का विषय भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसका देखिए, नेता तो हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं तो उनको ही नेता मानता हूँ। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना सशक्त तरीके से और इतनी सहजता के साथ, भारत की सरकार हो चाहे हमारी भारत की सेना हो जिस पे हमें गर्व है, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। लेकिन सवाल ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी हिंदुस्तान वासी कबूल करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई कि सीज फायर वो ट्वीट करे पहले, उससे पहले कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या जो हमारी कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका, जो जिनकी हम हर दिन प्रेस सुन रहे थे, वो घोषित करती। डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट कर दे रहे हैं और भारत का कोई इस पर स्पष्टीकरण नहीं है। हम डंके की बात कर रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या है, सारे दुश्मन बन चुके हैं हमारे देश। बांग्लादेश चीन के हाथ में है, नेपाल चीन के हाथ में है, श्रीलंका चीन के हाथ में है, पाकिस्तान कभी हमारा रहा ही नहीं। और इस युद्ध के अंतराल में शहर में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य गतिमान है, जिसके अंतर्गत दून नगरी की धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा देहरादून में सुगम सुविधा और यातायात के लिए निरंतर प्रयास और मंथन से शहर के चौक चौराहों का पारंपरिक के साथ ही पौराणिक शैली सौंदर्यीकरण के विकसित किए जाने की कार्य योजना को धरातल पर लाने का कार्य जारी है, जिसके फलस्वरूप शहर के घंटाघर सहित अन्य चौक चौराहों को सौंदर्यीकृत बनाने का कार्य गतिमान है। घंटाघर के सुधारीकरण कार्यों से जहां यातायात संचालन में मदद मिलेगी, वहीं घंटाघर अपने भव्य स्वरूप से जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और चौराहों पर
राज्य की लोक पारंपरिक शैली में विकसित छवि पर्यटकों में राज्य के लोक संस्कृति और परंपरा के दर्शन कराएगी। देखिए, घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे कुठाल गेट, साई मंदिर, दिलाराम, ब्रह्म कमल, वहाँ पर भी इसी तरह के इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जो प्रोमिनेंट चौक चौराहे हैं जहाँ पर लोकल्स भी और हमारे जितने भी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं इन सब स्थलों से गुजरते हैं, तो अब हमारी संस्कृति को शोकेस करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर विकास की नई कहानियां लिख रहा है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव के सकारात्मक संकेत अब धरातल पर स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण जनपद रुद्रप्रयाग में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण अब पूरा हो गया। इस पुस्तकालय में 1 लाख से अधिक पुस्तकों को रखने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुस्तकालय को डिजिटल स्वरूप में भी विकसित किया गया है, जिससे छात्र छात्राएं पारंपरिक पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल संसाधनों का भी लाभ उठा सकेंगे। पिछले साल ये घोषणा हुई थी, 66,48,000 का ये बना है और इसमें हम ये सोच रहे हैं कि लगभग 1 लाख पुस्तकें हम यहाँ पे रखेंगे और उसके साथ साथ ये डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कंप्यूटर वगैरह और नेटवर्किंग वगैरह हम सब सारा करेंगे और जिससे कि जो रुद्रप्रयाग के हमारे बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने के लिए सारी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध हो। जैसे आजकल श्री बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पौड़ी पहुंचे हेमंत द्विवेदी का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके गांव खोबरा के ग्रामीणों द्वारा थल नदी में आयोजित हो रही रामकथा में भी हेमंत द्विवेदी ने हिस्सा लिया। बीकेटीसी का अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करते हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल के पितरों के आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए वे अपनी मातृभूमि के हमेशा ऋणी रहेंगे। मैं आज में सचमुच जो है कि अभिभूत हूँ और बहुत ही भावपूर्ण वाला वातावरण है। सभी मेरे यहाँ क्षेत्र में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद में प्रथम बार अपने गांव में अपने कुल देवता की पूजा के लिए यहाँ पर आया था और यही थल नदी में जो है भगवान राम की कथा का भी यहाँ पर राम कथा का श्री व्यास जी के द्वारा यहाँ पर जो है राम कथा का वो चल रहा है और सभी गांव वासियों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। तो सबसे पहले मैं भाजपा की शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं और ये पूरे यमकेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि यमकेश्वर क्षेत्र के एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को बीकेटीसी की जिम्मेदारी दी गई है और मुझे लगता है कि बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं रहेगी, क्योंकि श्री हेमंत द्विवेदी जब इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।